नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज एक कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है ट्रांसलेट रेल लाइटिंग। अब कंपनी जैसे कि एक मेन बोर्ड पे आ रही है, लेकिन अब ये मान के चलो अब तो ये दिसंबर लास्ट में तो IPO की भरमार सी लग रही है। मतलब IPO पे IPO, IPO पे IPO, न जाने क्यों सब प्रमोटर पब्लिक से बहुत ज़्यादा पैसा उठाना चाह रहे हैं। पर चलो खैर, जैसे भी है वो तो दूसरा मैटर है। पर हम एक IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग। ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कि किसी भी IPO का हम रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहता है कि उस कंपनी का धंधा जान लिया जाए। तो कंपनी का जो धंधा है ना, वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब पावर जनरेशन करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन का काम है। जो बड़े बिजली घरों से आपने देखा होगा ना, गांव में, ग्रामीण में या सिटी में, वहाँ पे जो लाइन आती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का इसका काम है। और पावर से रिलेटेड जो है ना, एडवाइजरी भी प्रोवाइड करती है ये। इसका ये काम है। बड़े बड़े जो खंभे होते हैं या बड़े बड़े जो बिजली घर होते हैं, हब होते हैं ना, उनसे जो गाँव तक बिजली पहुंचाने का जो काम होता है, फिर बड़ी ट्रांसमिशन लाइन को छोटे में कन्वर्ट किया जाता है और छोटे को उससे छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका बेसिकली वो व्यापार है। ये थोड़ा सा कंपनी का जो है। अब ये समझ लेते हैं कि कंपनी का धंधा तो थोड़ा सा समझा नज़र ही आ रहा है, क्योंकि भी देखो, जैसे भी आप लोग जानते ही हो कि बड़ी बिजली घर से जो बड़ी बिजली घर पे बिजली आती है, उससे जो छोटे ट्रांसफार्मरों पे आती है, वो किसी छोटी छोटी कंपनियों को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आपको, जैसे किसी बड़ा बिजली घर से छोटे बिजली घर तक की जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, कोई भी फॉल्ट आएगा तो प्रॉब्लम उनकी है। इस तरह से छोटी छोटी हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे जो पावर सप्लाई है ना, वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। ऐसा जो विद्युत मंत्रालय है वो ऐसा ही सबको करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब समझ लेते हैं कंपनी IPO के जरिए कितने रुपए जुटाना चाहती है। तो कंपनी जो है 839 करोड़ रुपए IPO के जरिए जुटाना चाहती है। और इसमें अगर फ्रेश इशू की बात करें तो 400 करोड़ रुपये जो है फ्रेश इशू है, जो कंपनी के पास में जाने वाला है। और 439 करोड़ रुपये जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटरों के पास में जाने वाला है। अगर हम बात करें कोटे की, कितने % कोटा किसके लिए रिजर्व रखा गया है, तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो रिटेल भाई हैं उनके लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं कि कितने का प्राइस बैंड है। तो कंपनी ने 410 रुपये से लेकर 432 रुपये का प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है। और 34 शेयरों का एक लॉट है। आपको एक एप्लीकेशन लगाने के लिए 34 शेयरों के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और 14,688 रुपये जैसे एक एप्लीकेशन के बनेंगे। बात कर लेते हैं कि कंपनी SME की है कि कंपनी SME की नहीं है। कंपनी मैन बोर्ड की लाइन पे है और NSE BSE दोनों पे ही ये लिस्ट होगी। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2008 में। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो लगभग कंपनी को 16 साल के जैसा अनुभव है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास में IPO से पहले 85% की होल्डिंग थी, जो IPO आने के बाद में लगभग 70% की होल्डिंग बचेगी, जो काफ़ी हेल्दी होल्डिंग कंसिडर की जाएगी। अब समझ लेते हैं कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला है। तो साथियों, ये IPO 19 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में खुला है। तो 19 दिसंबर को ओपन होगा और क्लोज होगा 23 दिसंबर को। अलॉटमेंट की बात करें तो 24 दिसंबर को अलॉटमेंट आएंगे, किस किस को इसमें एप्लीकेशन लगी है, किस किस को नहीं लगी है। अगर आपको एप्लीकेशन लग जाती है तो आपके डीमेट अकाउंट में 26 दिसंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं लगती है तो आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें 26 दिसंबर को ही पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग इसकी 27 दिसंबर को है। बात कर लेते हैं कि कितने की फेस वैल्यू पे कंपनी आ रही है। साथ ही ये कंपनी जो है 2 की फेस वैल्यू पे आ रही है। प्रमोटर समझ लेते हैं कि इसकी कंपनी का प्रमोटर कौन है। तो एक तो अजन्मा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। अजन्मा एक प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग है, इसकी प्रमोटर है। दूसरा एक संजय वर्मा है, इसके प्रमोटर हैं। और एक है तुम्हारा दिगंबर चुन्नीलाल बागड़े, वो इसके प्रमोटर है। हमने व्यापार समझ लिया, धंधा समझ लिया, प्रमोटर समझ लिया, और इसकी होल्डिंग में लगभग काफ़ी हेल्दी रहने वाली है। 70% के आसपास होल्डिंग रह जाएगी। कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी प्रॉपर्टी लीज पे है। ये कंपनी ने अपनी उसमें बैलेंस शीट में बताया है। और कंपनी के पास में 2 सब्सिडरी भी हैं, जो सब्सिडरी के माध्यम से कंपनी काम करती है। ऑल ओवर कंपनी के पास जो एक्सपोर्ट से भी काम आता है। अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ से आता है, कंपनी का जो बांग्लादेश, केनिया, तुम्हारा पोलैंड,
और तुम्हारे ऐसे करके 58 जो कंट्री हैं, 58 के आसपास जो कंट्री हैं, उन देशों में कंपनी का काम है, वहाँ पे इसका बिजली सप्लाई का काम। कंपनी के पास में 1575 कर्मचारी जो हैं वो परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं, और लगभग 8340 मतलब 8400 के आसपास जो कर्मचारी है वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं। क्योंकि कुछ आपने देखा होगा ना, विद्युत मंत्रालय में या आप एमपीवीपी में या यूपीपीसीएल में आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग रहते हैं परमानेंट और कुछ रहते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। देख लो कि भाई जेई है वो परमानेंट है, या जो बड़ा लैंडमैन होता है एक क्षेत्र का वो परमानेंट होता है और फिर उसके अंदर में भी वो 2-3 टेम्परेरी रूप पे आदमी रख लेते हैं। तो कंपनी के पास में लगभग 8,500 के आसपास 8400 के आदमी ऐसे हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, और लगभग 1575 एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं वो ऐसे हैं जो परमानेंट बेसिस पे कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो 50% जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो तो भारत से आता है, और जो 50% रेवेन्यू है वो कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है, मतलब बाहर से आता है। अब इस कंपनी के आईपीओ के बाद, मतलब जैसे आईपीओ आ जाएगा तो आईपीओ के बाद इस कंपनी की वैल्यू क्या बनेगी, तो लगभग 5,800 करोड़ रुपया जिस कंपनी की वैल्यू बनेगी, मतलब जो उसकी खुद की जो वैल्यू निकल के आएगी जब ये अपर बैंड पे इसका आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा फुल, तो इस कंपनी की जो वैल्यू बनेगी वो लगभग 5800 करोड़ रुपया बनेगी। थोड़ा सा एसेट वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं। तो जो कंपनी का एसेट 2022 में 2841 करोड़ हुआ करते थे, वो 2023 में बढ़ के 3435 करोड़ हो गए, 2024 में 4620 करोड़ हो गए, और 2024 का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का इन्होंने डाटा दिया है 4836 करोड़ का एसेट कंपनी ने दिखाया है। तो एसेट में सस्टेनेबल ग्रोथ है, कोई डाउट नहीं है। ऐसी ही ग्रोथ हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, और अच्छी ग्रोथ भी ऐसी ही मानी जाती है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का जो 2357 करोड़ हुआ करता था 2022 में, वो 2023 में 3157 करोड़ हो गया, और 2024 की बात करें तो 4130 करोड़ हो गया, और 2024 में ट्रेलिंग 12 मंथ जो टीटीएम बेसिस पे इन्होंने अपना डाटा दिया है उसमें 929 करोड़ रुपए का कंपनी को रेवेन्यू दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, कि कंपनी का भाई एसेट तो सस्टेनेबल बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, या रेवेन्यू बढ़ रहा है एसेट बढ़ रहा है, ऐसे तो नहीं इन्वेंट्री बढ़ती जा रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो जहाँ से। तो इस कंपनी में क्या है कि जो प्रॉफिट 64 करोड़ के हुआ करते थे 2022 में, वो 2023 में बढ़ के हो गए 107 करोड़ के, 2024 में हो गए इनके 233 करोड़ के, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ का इन्होंने डाटा दिया है उसमें 51 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए हैं। तो साथ ही 51 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना, ये 3 महीने का प्रॉफिट है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा एकदम टेंशन में नहीं आ जाए कि यार पिछले साल इसने 200 करोड़ का प्रॉफिट किया और अभी 51 का क्यों। तो अभी 51 करोड़ का है, तो लगभग 225 के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इस साल में रहेगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि भाई ट्रेलिंग 12 मंथ तो जो अभी तक का डाटा नहीं है ना, उनके पास जो 3 महीने का डाटा है वो इन्होंने इसमें दिखाया है। अब समझ लेते हैं कि कंपनी पर्पज़ क्या है आईपीओ लाने का, कि आईपीओ क्यों लाना चाहती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो कंपनी ने जो बताया ना, उनको वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है। जैसा होता है ना कि पैसा सरकारी चीज़ों में फंस जाता है, नहीं आ पाता, तो पेमेंट देना है, या जो गाड़ियाँ लगी हैं उनको पेमेंट करना है, तो इनको कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने ऐसा बताया है। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी कंपनी पैसा लेने वाली है। कंपनी तो ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। अभी कंपनी के पास में अगर बात करें तो 2000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक पड़ी है, जो इनको पेंडिंग है, जो करने हैं। 2000 करोड़ के लगभग ऑर्डर पड़े हैं। कंपनी के लिए जो ट्रांसलेट लाइटिंग की सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि इसका जो 50% से जो ज़्यादा रेवेन्यू है ना, वो एक्सपोर्ट से आता है, मतलब दूसरे देशों से। चाहे तुम्हारा केनिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, पोलैंड हुआ, है ना, इस तरीके से जो देश हैं उनसे 50% रेवेन्यू आता है। तो इससे जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा तो इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, ये अच्छी बात है कंपनी। थोड़ा सा आरओसी और आरओई के बारे में नज़र डाल लेते हैं। तो इस कंपनी का जो आरओसी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 24.41 का निकल के आता है, जो अच्छा कंसिडर किया जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो लगभग 24.33 का है, वो भी बहुत अच्छा है। पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो होता है वो 11.71 का निकल के इस कंपनी का आता है, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा।
हम बात करें पैट मार्जिन की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, जो सब कुछ खर्चा वर्चा काट कर तो लगभग 6 का आता है, वो काफ़ी अच्छा है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इस कंपनी का 19.59, ऐसे कर लो 20 रुपया प्रति शेयर का ईपीएस निकल के आएगा, जो काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी की बात करें कि इस कंपनी में डेट कितना रह जाएगा, तो लगभग अपने रिजर्व का आधा, मतलब 0.56% इसका डेट रह जाने वाला है। तो ठीक है, क्योंकि जब जिन भी कंपनियों का डेट टू इक्विटी 0.56 रहे या 0.5 तक रहे, तो वो कंपनी अपने आप को सर्वाइव कर पाती है। अगर सपोज करो आप साल भर में कमा रहे हो 1 लाख रुपए और आपके पास में जो कर्ज है वो है 50,000, 0.56 का मतलब ये होगा कि आप जितना साल में इनकम है आपकी, उसका कम से कम आधा, प्रॉफिट का आधा डेट रहना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं, अगर 1-2 क्वार्टर आपके ख़राब गए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए डेट टू इक्विटी अच्छा माना जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आता है वो 21 का निकल के आता है, जो काफ़ी हेल्दी है। अगर हम तुम्हारा रिटर्न ऑफ वैल्यू की बात करें तो 44 का है, वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हम ये समझ लेते हैं कि इस कंपनी का पी रेशो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो इस कंपनी का जो अर्निंग रेशो निकल के आता है ट्रांसलेट लाइटिंग का, वो 25 का निकल के आता है। जर्नली इस कंपनी ने लिस्टिंग की गेन की जगह छोड़ी है। तो अधिकतर ऐसा होता है कि भाई जो इसका इसी या किसी भी कंपनी की हम बात करें, उसमें प्रमोटर इतनी खींच के वैल्यू लगाता है कि वो लिस्टिंग की जगह ही नहीं छोड़ता, लेकिन इसने जगह छोड़ी है। भाई प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी पी रेशो पे 25 पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। देखो, अगर हम इसी के जो पीयर कंपटीटर की बात करें कि यार उसके जो पीयर कंपटीटर हैं वो कितने पी रेशो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक केईसी इंटरनेशनल है। केईसी इंटरनेशनल भी सेम बिजनेस में है, उसका जो पी रेशो है वो 91 का है, और जो ईपीएस है, अर्निंग प्रति शेयर, वो 13 का है। तो एक कल्पतरू करके है, कल्पतरू भी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, इसी की पीयर कंपटीटर है। अगर उसका पी रेशो की बात करें तो 36 का है, और ईपीएस की बात करें तो 31 का है। मतलब अभी तक इन दो के हिसाब से तो ठीक है। और बजाज इलेक्ट्रिक की तो हम बात ही नहीं करते। बजाज इलेक्ट्रिक इसी की पीयर कंपटीटर है, वो भी सिमिलर बिजनेस में काम करती है। उसका तो 700 का पी है और ईपीएस जो है 37 का है। तो हम बजाज से इसकी बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि इससे सस्ती कंपनियाँ अवेलेबल नहीं है, इससे भी सस्ती कंपनियाँ अवेलेबल हैं। तुम्हारा पटेल इंजीनियरिंग है। पटेल इंजीनियरिंग जो है जो ना, वो सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, इसी बिजनेस में काम करती है। और आपको मैं बताऊं कि उसका जो पी रेशो है वो 15 का है, और जो ईपीएस है वो लगभग 4 का निकल के आता है। तो इसी के इंडस्ट्री में इसका जो पी रेशो है सही है औरों के मुकाबले। क्योंकि अगर हम केईसी इंटरनेशनल की देखें 91 का पी है, तो महंगा है। तुम्हारा कल्पतरू का देखें तो 36 का पी है, इसका 25 का पी है, तो इसका ठीक लग नज़र आ रहा है उसके मुकाबले। अगर हम बजाज इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसका तो 700 का पी है, तो उसके हिसाब से तो वैल्यू बहुत ही सस्ती है। लेकिन इससे भी सस्ती कंपनी अवेलेबल है, तुम्हारा पटेल इंजीनियरिंग, 15 का पी है, 4 का ईपीएस है। जनरली कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। अगर ऑल ओवर देखा जाए, मतलब पूरी कंपनी को एनालिसिस करके, तो कंपनी ने लिस्टिंग की जगह छोड़ी है। और ऐसा बिजनेस भी ऐसा है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखने योग्य होती हैं। भाई आप जिस व्यापार में पैसा लगा रहे हो, तो फ्यूचर में वो अपने जो बिजनेस कर रही हैं उसी के साथ में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनसे वो सस्ती है कि महंगी है। देखो साथियों, कोई भी कंपनी महंगी या सस्ती उसके प्राइस से नहीं होती, वो उसके पी रेशो से होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो से। कोई कंपनी कितनी महंगी है कितनी सस्ती है, ये उसका पी रेशो डिफाइन करता है, ना कि उसका प्राइस डिफाइन करता है। कि कोई कंपनी अगर 1,000 रुपये की है तो वो महंगी है, और कोई कंपनी अगर 2 रुपये की है वो सस्ती है ना, ऐसा नहीं है। वो अपना प्राइस तो अपने शेयर को स्प्लिट करके भी घटा सकती है, बोनस दे के भी घटा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी शेयर का अगर प्राइस कम है तो वो कंपनी सस्ती है ना। अगर किसी कंपनी का प्राइस ज़्यादा है तो वो कंपनी महंगी है ना। वो कंपनी का जो प्राइस है वो इस कंपनी का महंगा या सस्ता होना डिफाइन नहीं करता। बहुत सारे जो की पॉइंट्स रहते हैं जिनके आधार पर कंपनी को देखना पड़ता है। भाई उसका पी रेशो क्या है, उसका ईपीएस क्या है, वो किस बिजनेस में काम करती है, उसके फ्यूचर के 2-3 साल के उसने ग्रोथ अभी तो नहीं ले रखी, या जो अब से पहले का उसने डाटा दिया है उसमें कंपनी लॉस में तो नहीं है। जनरली जो रिटेल भाई फंसते हैं वो इसीलिए फंसते हैं कि वो किसी भी कंपनी को 10 रुपये की कंपनी है तो वो सोचते हैं कि सस्ती मिल रही है। नहीं यार,
कोई कंपनी 10 रुपये की है तो सस्ती है, 1000 की है तो महंगी है, ऐसा नहीं होता। वो देखना पड़ता है कि वो कंपनी का पी रेशो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, और वो किस इंडस्ट्री में है। आप सिमिलर इंडस्ट्री में हो तो ठीक है, अन्य डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं, उसे डिफरेंट तरीके से चेक करना पड़ता है। आपको एनबीएफसी में क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस जो आपने देखा होगा ना, महिलाओं को लोन देते हैं 10% का, 10 महिलाओं को इकट्ठे करके लोन दे देते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस रहते हैं। अब पता चले उसमें आपने पी रेशो देख लिया, बोले यार ये पी रेस तो नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कि वो सस्ती है तो वो किस इंडस्ट्री में काम करती है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है और डिफरेंट तरीके से उसको पढ़ा जाता है। अगर आप देखो पेपर इंडस्ट्री को आप देखोगे हमेशा ही वो कम पी पे मिलेगी, तो भाई कभी दिमाग लगाओ ना कि ऐसा क्यों है। क्योंकि पेपर धीरे धीरे जो 2004 में 2003 में जो पेपर इंडस्ट्री की डिमांड थी वो आज नहीं है। आज सरकार डिजिटल होती जा रही है, हम लोग आप लोग डिजिटल हो जा रहे हैं। अखबार कोई पढ़ता है, मतलब पहले एक समय था 2003-04 में कि अखबार की इतनी क्रेज़ था कि आदमी सुबह का अखबार नहीं मिले तो उसको तो मतलब चाय नहीं पचती थी। और अब क्या है कि उधर घटना घटती है, उधर तुम्हारे मोबाइल पे आ जाती है। सब ने अपने अपने ऐप लॉन्च कर दिए, दैनिक भास्कर ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, अमर उजाला ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, तो सब अपने ऐप पे दे देते हैं, जो भी न्यूज़ है अपडेट कर देते हैं। और यूट्यूब चैनल, अभी देखो ये सब चीज़ें देखने की होती हैं कि आप किस इंडस्ट्री को देख रहे हो, उसका क्यों वो महंगी है तो क्यों है, सस्ती है तो क्यों है। और अब आपने देखा होगा जो एनबीएफसी कंपनी होती है उनका पी रेशो आपको कहीं कुछ मिलेगा, तो उसका पी रेशो नहीं देखना, उसका देखना प्राइस टू बुक वैल्यू। क्योंकि जो चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, ये बैंकिंग जितनी भी लाइन है इसको देखना पड़ता है बैंक प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। पी रेशो भी जनरली उन कंपनियों में देखा जाता है जो कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। आपने देखा होगा जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती हैं, चाहे नेस्ले हो, चाहे तुम्हारा हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे तुम्हारा ब्रिटानिया हो, तो इन कंपनियों के जो पी रेशो है ना वो जनरली महंगे मिलेंगे, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो अब ये सोचो कि इन कंपनी का तो महंगा पी है, इनको हम खरीदेंगे ही, ऐसा नहीं होता भाई। ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल कितने का है, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और कुछ चीज़ें जो मैंने देखा रिटेल भाई उसकी डिविडेंड यील्ड देख के खरीद लेते हैं, अरे डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही। मेरे भाई ये तो देखो कि यार उसका जो रॉ मटेरियल है वो पैसा है। कोई बैंक अगर आपको ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है तो क्योंकि उसको तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है भाई, बैंक को तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बैंक का तो रॉ मटेरियल है पैसा, और डिविडेंड दे रहा है भाई। ये भी देखना पड़ता है कि वो किस इंडस्ट्री में है, क्या काम करती है, वो सस्ती है तो क्यों है, महंगी है तो क्यों है, फ्यूचर की डिमांड क्या है, अंडर एस्टिमेट क्या किया उसने, अपने जो पीछे हिसाब दिया उसने उसमें क्या कर रखा है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं 2005 से इसी इंडस्ट्री में मतलब शेयर बाज़ार की मार्केट में पढ़ रहा था। अब जाके जब मैं एक बात बताऊँ, 90% रिटेलर नुकसान इसीलिए कर देते हैं, ना तो उन्हें एंट्री फ्रेमवर्क का पता है ना एग्ज़िट फ्रेमवर्क का पता है। बस किसी ने टिप दी खरीद लिया, किसी ने टिप दी और बेच दिया, ऐसा नहीं करना। कोई कंपनी का आप खरीद रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों खरीद रहे हो, या वो चलेगी फ्यूचर में, नहीं चलेगी, चलेगी तो क्यों चलेगी, वाई नहीं चले तो क्यों नहीं चलेगी, ये सब चीज़ें देखनी होती है साथियों। मैंने देखा है कि 90% तो जो वायदा एफएनओ में काम करते हैं उनका नुकसान का यही फ्रेमवर्क है। इसने बोला ये कॉल खरीद ले, उनने खरीद ले, और पुट खरीद ले, खरीद ली, बेच दी। नहीं, आप खुद पढ़ो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर मार्केट में नुकसान करोगे, आप पढ़ के काम करोगे ना, किसी भी चीज़ की जानकारी लेके करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो आप उसको कवर कर पाओगे। और अगर आप टिप के भरोसे हो, आप पढ़ना नहीं जानते, ना कंपनी को पढ़ते, ना बैलेंस शीट पढ़ते, ना फंडामेंटल पढ़ते, तो आपको नुकसान होगा। साथियों एफएनओ नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है, और निवेशक बनना है। बाय डिफ़ॉल्ट निवेशक नहीं बनना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैंने देख रहा था मेरे 77% यूज़र ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 0.5 सेकंड लगती हैं, कर दिया करो। और मेरे को आप आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना आपका अपना डिसीजन है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।